हरे कृष्णा। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी मंगलमयी कामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रीमती तुलसी महारानी को लेकर हमारी जो ये चर्चा की श्रृंखला है, इसमें आज का विषय है जो इस प्रकार से है कि श्रीमती तुलसी महारानी की देखभाल किस प्रकार से की जाए। वैसे तो तुलसी देवी की देखभाल का जो कार्य है वो कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है, अपितु ये हमारी भक्ति है। ये हमारा उनके प्रति प्रेम समर्पण को आंकने का एक यंत्र है। उनकी प्रसन्नता और उनका फलना फूलना हमारी भक्ति को ही दर्शाता है, पर केवल हमारी प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें कुछ भौतिक प्रयास भी करने होंगे। तो कुछ 7 प्रकार की चीजें हैं जिन पर श्रीमती तुलसी देवी का भौतिक स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है उनके रहने का स्थान, दूसरा है मिट्टी कैसी है, और तीसरा कि पानी किस तरह से दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है। चौथा पोषक तत्व किस प्रकार के हैं या खाद वगैरह कैसे दी जाती है, और पांचवा है कि तापमान या वातावरण कैसा है। छठा जो है वो है गमले का आकार प्रकार किस प्रकार का है, और सातवां है कि हम रोग या कीटों से उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले स्थान। तुलसी जी के लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रोपित करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए उन्हें रोज मिलता हो। और यदि वो घर के भीतर है तो उन्हें किसी ऐसी खिड़की के पास रखना चाहिए जहां उन्हें सीधा सूर्य प्रकाश मिलता रहे। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि उन्हें रोज 1/4 सूर्य के प्रकाश की तरफ घुमा देना है, जिससे कि उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी शाखाएं हैं, उन्हें भरपूर पोषण मिलेगा और समान मात्रा में मिलेगा, और वो सूर्य के प्रकाश की तरफ झुकने से बच जाएंगे। तो इस तरह से जो तुलसी महारानी का पौधा है वो समान रूप से बड़े ही सुंदर रूप में विकसित होगा। अब दूसरी चीज है मिट्टी। मिट्टी कैसी हो? तो तुलसी जी की उत्तम वृद्धि के लिए पोषक तत्वों से पूर्ण मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऐसी मिट्टी में हम बीजों को बड़ी अच्छी प्रकार से अंकुरित कर सकते हैं और बाद में उन्हें किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो मिट्टी हो कैसी? मिट्टी तैयार करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम 2 भाग कोई अच्छी प्रकार की मिट्टी लें और उसमें 1 भाग रेत का मिलाएं और 1 भाग हमें जो है पुराने गोबर की खाद उसमें मिलानी है। इस प्रकार से हमें बड़ी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी हम तैयार कर सकते हैं। जो मिट्टी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें जो पानी है उसकी निकासी भली प्रकार से हो, ताकि तुलसी महारानी में पानी जो है वो खड़ा ना रह पाए और उनकी जड़ें जो है उनको क्षति ना पहुंचे। अब अगला है पानी। तो पानी कब दे, कितनी मात्रा में दे, किस तरह से दे, और पानी कैसा होना चाहिए। तो श्रीमती तुलसी महारानी को जल देने का जो समय है वो सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक निश्चित समय पर ही उन्हें जल प्रदान करना है। और दूसरी बात ये कि हम समय निश्चित करेंगे तो हम देखें कि सुबह 7 से लेकर 9 बजे का जो समय है वो बहुत ही उत्तम समय है। अब है कि कितनी मात्रा में पानी दें। तो पानी इतनी मात्रा में देना चाहिए कि जो उनकी मिट्टी है वो दलदली भी ना हो जाए और ज़्यादा सूखी भी ना रहे। सप्ताह में 1 या 2 दिन हमें इस प्रकार से पानी देना है कि जो पानी है वो गमले से बाहर निकल जाए, और बाकी दिनों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी देना है, ताकि जो उनकी जड़ें हैं उनको क्षति ना पहुंचे। अब पानी देना किस तरह से है? तो हमें बहुत ही तेज धार से पानी नहीं देना है, अपितु धीरे धीरे जड़ों को बचाते हुए हमें उन्हें जल प्रदान करना है। अब जल कैसा हो?
तो जो हमारे शहरों का जल है वो देखा जाता है कि प्राय वो रसायनों से पूर्ण होता है, तो उससे श्रीमती तुलसी महारानी को हानि पहुंच सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा पानी है उसे रात में एक बाल्टी में भरकर रख लेना है और सारी रात वो बाहर खुले में रहेगा और दूसरे दिन वो पानी हमें श्रीमती तुलसी महारानी की सिंचाई के लिए जो है काम में लेना है। तो इस तरह से हम उनकी सिंचाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है पोषण की। थोड़े थोड़े समय के बाद उन्हें कुछ अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। जो पौधा है वो स्वतः ही ऐसे संकेत देने लगता है कि अब उन्हें कुछ अतिरिक्त खाद वगैरह चाहिए। कैसे पता लगता है? जो उनकी पत्तियां हैं वो थोड़े पीले रंग की हो जाती हैं, उनमें उतनी चमक नहीं रहती, तो हमें जान जाना चाहिए कि अब श्रीमती तुलसी महारानी को खाद की आवश्यकता है। तो खाद कैसी हो? खाद के लिए हमें गाय के गोबर की पुरानी खाद चाहिए या फिर जो छिलके हैं और या सूखी पत्तियों इत्यादि से जो बनी हुई खाद होती है तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद इस्तेमाल करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो खाद है वो ताज़ी ना हो, नहीं तो ऐसी खाद का यदि हम उपयोग करेंगे तो पौधा मर भी सकता है। तो उस खाद का उपयोग करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि खाद को पहले हमें धूप में अच्छे से सुखाना है या फिर वो खाद जो है वो पुरानी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम तुलसी महारानी को अच्छा पोषण प्रदान कर सकते हैं। तो अब पांचवा कि वातावरण कैसा होना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा ही गर्म वातावरण चाहिए। गर्मियों में तो उन्हें बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सर्दियों में उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेषतया जब पाला पड़ना शुरू हो जाता है तो वो पाला उनके लिए हानिकारक है। सर्दियों में हम उन्हें ऐसे स्थान पर रख सकते हैं कि जहाँ पर उनके ऊपर छत हो और उनके लिए हम रात को उन्हें शीट इत्यादि से ढक सकते हैं। भक्त लोग उनके लिए एक ग्रीन हाउस का भी निर्माण करते हैं जिसमें वो बड़े ही आराम से रह सकती हैं। यदि हम श्रीमती तुलसी महारानी को एक पौधा न समझकर एक भक्त समझेंगे ना, तो फिर हम प्रत्येक अवस्था में उनकी देखभाल का, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो उनके लिए 10 से 12 घंटे के लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिलती रहे। लेकिन इसमें भी हमें एक सावधानी रखनी है कि जब दोबारा से मौसम सही हो जाए, ठीक हो जाए और हम उन्हें बाहर लेकर आएं तो उन्हें एकदम से बाहर ना लाएं, नहीं तो अचानक से मौसम परिवर्तन से उन्हें आघात पहुंच सकता है। तो इस प्रकार हमें उन्हें एक सुंदर सा वातावरण प्रदान करना है और ये प्रेम और भक्ति से बड़े ही आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम बहुत अच्छी देखभाल किनकी करते हैं, जिनसे हमें बहुत अधिक प्रेम होता है। तो हमें ये सोचना है कि श्रीमती तुलसी महारानी जो है वो केवल एक पौधा नहीं है, वो एक भक्त है और उनकी देखभाल उसी तरह से हमें करनी है जिस तरह से हम एक भक्त की करते हैं। तो अब अगला है उनके लिए गमले को बदलना। जब हम इतनी अच्छी देखभाल करेंगे तो अवश्य ही हमारी तुलसी महारानी वृद्धि को प्राप्त होगी और वो स्वस्थ रहेंगी, वो बड़ी हो जाएंगी। तो एक दिन हमें उनके लिए जो गमला है वो बदलना पड़ेगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि अब उन्हें एक नए गमले की आवश्यकता है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो तुलसी महारानी का गमला है उसमें नीचे जो एक छेद है जहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था होती है, तो उस गमले से उनकी जड़ें बाहर आने लगी हैं। जब इस प्रकार से उनकी जड़ें बाहर आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब इनके लिए गमला हमें बदल देना है। अब जो गमला है उसे बदलते हुए भी हमें विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो क्या करना है, गमले की जो मिट्टी है उसे
बहुत ही नरम करना है, यानी उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी देना है, ताकि जब हम उस गमले से पौधे को निकालें तो जो जड़ें हैं उनको क्षति न पहुंचे। तो ये हमें कब करना है? ये हमें शाम को 4 बजे के बाद करना है। इससे क्या होगा कि शाम का जो समय है वो ठंडा रहेगा और जो पौधे को ठंडे वातावरण में दूसरे गमले में अपनी जड़ें जमाने के लिए पर्याप्त रूप से वातावरण मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत बड़े गमले में छोटा पौधा नहीं लगाना, नहीं तो जो पानी है वो हम देंगे उसमें, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होने से वो गमले में जमा रहेगा और पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अब अगला है रोग तथा कीट। कभी कभी क्या होता है कि इतनी उत्तम देखभाल के बाद भी रोग या कीटों का प्रकोप हो जाता है। वैसे तो उन्हें स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम उपाय ये है कि उन्हें स्वच्छ रखा जाए, और स्वच्छ रखने का उपाय ये है कि उन्हें जल स्नान करवा दिया जाए। गर्मियों में तो हम रोज ही उन्हें जल स्नान करवा सकते हैं। सर्दियों में जब धूप अच्छी सी खिली हो तो हम तुलसी महारानी को जल स्नान करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि उन्हें कोई रोग हो जाए तो फिर हम किस तरह से उनका उपचार करेंगे? यदि कोई कीटों का प्रकोप हो तो हमें क्या करना है? एक कीटाणुनाशक साबुन लेकर उसका एक घोल तैयार करना है और उस घोल को तुलसी महारानी के ऊपर स्प्रे करना है। या फिर यदि छोटा पौधा है तो बाल्टी में हमें पानी भरना है और उसे उल्टा कर कर बाल्टी में उस पौधे को डुबो देना है। पर यदि पौधा बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे? हमें जो तुलसी महारानी का गमला है वो नीचे से भूमि की तरफ से प्लास्टिक शीट से हमें ढक देना है, ताकि जो साबुन का पानी है वो गमले में प्रवेश ना करे। और उसके बाद हमें उस साबुन वाले पानी से तुलसी जी को स्नान करवा देना है। भूमि में है तो भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे और भूमि को नीचे प्लास्टिक शीट से ढक देंगे, क्योंकि जो साबुन का पानी है वो जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद यदि उनके ऊपर कोई चींटियों का प्रकोप हो तो चींटियों की अवस्था में हम क्या करें? तो चींटियों के लिए एक उपाय है कि उनके गमले को बहुत अधिक पानी से भर दिया जाए। तो चींटियां क्या करेंगी? पानी होगा तो चींटियां अपना घर छोड़कर भाग खड़ी होंगी, लेकिन वो बाहर कैसे निकलेंगी? उसके लिए हमें क्या करना है? एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर गमले से बाहर की तरफ रख देना है, ताकि चींटियों को बाहर जाने का रास्ता मिल जाए, नहीं तो वो गोल गोल घूमती रहेंगी। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें काली मिर्च लेकर तुलसी जी के गमले के चारों तरफ डाल देनी है, ताकि चींटियां फिर दोबारा से उस गमले में प्रवेश ना करें। या हल्दी लेकर चारों तरफ छिड़क देंगे, नहीं तो चींटियां वापस आ जाएंगी। एक और चीज है कि उनको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये होता क्यों है। यदि गमले में पानी की मात्रा है जो बहुत ज़्यादा है, या वायु की संचरण जो है अच्छे से नहीं है, पानी इकट्ठा होगा, या फिर गमले में जो बहुत सूखी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें उन पत्तियों को भी निकालते रहना है। उन सूखी पत्तियों की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब यदि ये हो जाए तो क्या करना है? तो हमें गंधक या कॉपर का एक चूर्ण लेना है और उनके ऊपर छिड़क देना है। तुलसी जी की रोग से देखभाल करने के लिए हमें कोई बहुत अधिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। या तो साबुन का पानी पर्याप्त है, या फिर नीम का जो तेल है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हमें तुलसी महारानी की काट छांट करके उन्हें छोटा करना है और फिर उनकी अच्छे से देखभाल करनी है। नहीं तो केवल जल स्नान से ही तुलसी जी के जो छोटे मोटे रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जानकारी थी जिनका प्रयोग आप अपनी तुलसी महारानी की सेवा में कर सकते हैं और श्री कृष्ण की प्रेयसी श्रीमती तुलसी महारानी को इस भौतिक जगत में एक उत्तम देखभाल प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।